बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील अहमद है और आप देख रहे हैं इकोम पांडा यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग सीरीज़, जिसमें आप दराज पे काम स्टार्ट करने के लिए जो एक बहुत मुश्किल मरहला है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन इजी वे, इन इजी मेथड। वो आपको मैं पूरी की पूरी जो मिथ है वो आज आपके साथ क्लियर करूँगा और आपके साथ वो वे यूज़ करूँ कि आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और देन उसको सोर्स कर सकते हैं, और सोर्स कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। और होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो हैशटैग आस्क क्वेश्चन या हैशटैग क्वेश्चन लिख के आपने कमेंट करना है, तो कमेंट सेक्शन में मैं या मेरी टीम आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके सामने दराज की स्क्रीन शो हो रही है। दराज बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और ये सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में इस लेवल का, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और नहीं है। ऑल एक्स क्या है? ऑल एक्स प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे आप C2C कस्टमर करते हैं। ई कॉमर्स की टोटल 3 से 4 ब्रांचेस हैं। एक है M2C यानी मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, कि आप मैन्युफैक्चर हैं और कस्टमर को सेल कर रहे हैं। सेकंड है B2B, जिसमें आप बिजनेस हैं या मैन्युफैक्चर हैं। M2B भी उसे कहते हैं, मैन्युफैक्चर हैं और किसी बिजनेसमैन को आप सेल कर रहे हैं। थर्ड इज़ B2C, जिसमें आप कहते हैं कि आप बिजनेस हैं और आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और लास्ट में आ जाता है C2C, यानी आप कस्टमर हैं, आप कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर को ही सेल कर रहे हैं। तो जो OLX की वेबसाइट है वो कंज्यूमर बेस्ड वेबसाइट है, जहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी एक प्रोडक्ट दूसरे कंज्यूमर को सेल कर देता है। बट ई कॉमर्स दराज के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे बिजनेसेस हैं बैठे हुए हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं या तो प्रोडक्ट, या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या होलसेल लेके रिटेल करते हैं। तो ये B2C वेबसाइट है, और ये वाहद पाकिस्तान की B2C वेबसाइट है इस वक्त जो इस लेवल पे काम कर रही है। तो इस पे जो सेलर्स हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट सेल करते हैं पूरी की पूरी सीरीज़ में आप सीखेंगे। बट आपने कैसे स्टार्ट करना है और कौन सी प्रोडक्ट आपको बेचनी चाहिए, वो आज निकालने का तरीका हम बताते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से उनके अंदर इंग्रेडिएंट होने चाहिए जिनको यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। उस प्रोडक्ट हंटिंग के पूरे मेथड में कुछ चीज़ें मैं आपको जो गाइड करूंगा वो लाजमी है। ये फिल्टर से प्रोडक्ट को निकालते हैं, देन हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं, हंटिंग के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली दराज खुद नहीं बेच रहा। इसके पीछे हम जैसे सेलर्स हैं जो कि बेच रहे होते हैं, और जिसकी कोशिश आप भी खुद कर रहे हैं कि आप भी एज अ सेलर ऑन बोर्ड हों और दराज से एक प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकें एज अ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। या आप घर बैठ के एक घरेलू खतून है तो आप अपनी पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। तो हम इन प्रोडक्ट, ये जो पर्सन ने प्रोडक्ट लगाई इसने भी इसकी डिमांड देखी होगी, और या तो ये मैन्युफैक्चर होगा तो इसने लिस्ट कर दी होगी, कस्टमर ने आके इसको देखा और इसको बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप क्योंकि बिल्कुल न्यू भी हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट को चूज़ करना है, देन उसके अगेंस्ट आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद उसकी सोर्सिंग की तरफ जाना है। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया है दराज के लिए, उसके लिए जो पहला जो पॉइंट है कि प्रोडक्ट जो है वो नॉट भी फजाइल होनी चाहिए। लाइक फजाइल आइटम नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा TCS के पार्सल आएँ या लेपर्ड के पार्सल आएँ तो उसके ऊपर हैंडल विद केयर और एक ग्लास बना होता है, इसको हम फजाइल आइटम कहते हैं, जिसके लिए केयर ज़रूरी है, जिसमें कांच की आइटम हो, शीशे के ग्लास हो सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो ऐसे मटेरियल से बनी हो जो ईजिली टूट जाए। तो ऐसी प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना जिसको शिप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते हुए जिसके टूटने का खदशा हो। सेकंड प्रोडक्ट, आपने सीजनल प्रोडक्ट में नहीं जाना। अब सीजनल प्रोडक्ट में लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सीजनल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं। बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि किसी मौसम के साथ जिनकी हो, या किसी ओकेजन, किसी इवेंट के साथ जिनकी रिलेशन हो। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, 14 अगस्त आती है तो आपकी जर्नियाँ या 14 अगस्त से रेलिवेंट प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह क्रिसमस आती है तो क्रिसमस से रेलिवेंट प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी हमारी ईद आ रही है बहुत जल्द, तो क्या है कि ईद से रेलिवेंट कौन, मेहंदी, चूड़ियाँ, इस तरह की ये एक बिग इवेंट होता है रिलीजियस, तो इसमें बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है, तो इस तरह की आइटम बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। गर्मियाँ आई तो आपकी आइसक्रीम की प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो गई। सर्दियाँ आई तो आपकी ये फुल स्वेट शर्ट्स, नेक वार्मर, इस तरह की जो कि आपकी जिस्म को गर्म रख सकें,
वो वाली प्रोडक्ट की जो है सेल स्टार्ट हो गई ज़्यादा। जिस तरह ड्राई फ्रूट है वो सर्दियों के साथ है, तो सीजनल प्रोडक्ट है ड्राई फ्रूट। आइसक्रीम सीजनल प्रोडक्ट है क्योंकि वो रिलेट करती है, उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं गर्मियों के साथ। तो ऐसी प्रोडक्ट जो किसी मौसम के साथ या किसी इवेंट के साथ को रिलेशन में हो, जिनका डायरेक्टली उनके साथ ताल्लुक हो उनकी सेल के ऊपर, ऐसी प्रोडक्ट को हम सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपका कोई सीज़न आने वाला है और आप उसको अवेल करना चाह रहे हैं, फॉर द टाइम उसको कर सकते हैं। बट आप कह रहे हैं कि आपने डिपेंडेंट रहना है इस बिज़नेस के ऊपर, दराज के बिज़नेस के ऊपर, तो देन वो वायबल नहीं है। वो क्यों वायबल नहीं है कि आपने सीज़न तो लगा लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर नेक्स्ट सीज़न आने का इंतज़ार करेंगे? आपने ऐसी प्रोडक्ट्स भी लगानी है, सीजनल प्रोडक्ट लाजमी कीजिएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए कीजिएगा। बट एवरग्रीन प्रोडक्ट होती हैं, एवरग्रीन जो कि 12 महीने जिनकी सेल्स है, तो उस प्रोडक्ट का कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी इवेंट के साथ। जस्ट लाइक हैंड फ्री का किसी इवेंट के साथ ताल्लुक नहीं है, वो 12 महीने में कभी भी कोई यूज़र भी खरीद सकता है। मोबाइल कवर है, वो कभी भी कोई भी यूज़र 12 महीनों में खरीद सकता है। तो नॉन सीजनल का ये मतलब है, आप नॉन सीजनल कर सकते हैं और यहाँ पे स्टार आपको लगा हुआ नज़र आएगा। इट्स मीन पॉइंट पे आप अमल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। नॉन फ्रेजाइल वाले पे लाजमी अमल करना है, आपने ऐसी आइटम नहीं करनी जिसकी वाली हो, आपने नॉन फ्रेजाइल आइटम पे काम करना है, ठीक है। लेकिन सीजनल वाली प्रोडक्ट पे आप काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये ग्रे एरिया में आएगा। ये रेड है, ये रेड मार्क है और ये आपका येलो मार्क है। इसके अलावा आप नॉन इलेक्ट्रिक आइटम पे काम कीजिएगा, आपने इलेक्ट्रिक आइटम पे स्टार्ट में काम नहीं करना। इलेक्ट्रिक आइटम कौन सी आइटम होती हैं? ऐसी आइटम जिनको रिचार्ज करना पड़े, यानी यूज़ करने के लिए आपको बार बार उनकी बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट, जिनको बार बार आपको बैटरी को चार्ज करना पड़े। इन प्रोडक्ट की आपकी रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा होगी, जो कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस है। आपने ऐसी आइटम में नहीं जाना जिसमें बैटरी इंक्लूडेड है और ये रिचार्जेबल है। अगर आप तो इंपोर्ट कर रहे होंगे ये प्रोडक्ट, तो ये कॉस्टली भी होती हैं। आपका 5th पॉइंट है, अगर आपके पास बजट कम है, 1 से 1.5 लाख रुपया है, आप दराज पे काम स्टार्ट करने के लिए आपके बैंक में 1 से 1.5 लाख रुपया है, तो देन आप इस पॉइंट को मद्देनज़र लाजमी रखिएगा, अदरवाइज़ आपको हो सकता है डिफ़िकल्टी पेश आए। वो पॉइंट क्या है? आपने 200 से 500 की सेलिंग प्राइस के दरमियान वाली प्रोडक्ट पे काम करना है। अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, फिर भी आपने इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही रह के काम करना है। उस क्लाइंट से आपने ऑनेस्टली पूछ लेना है कि भाई आपके पास कितना बजट है जो आप दराज पे बर्न कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय करनी है तो आपको उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट आप बाय करते हैं 100 रुपये की, तो एटलीस्ट उसके आपको शुरू में 12 से 24 यूनिट बाय करने पड़ेंगे। तो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपकी 3000 से 4000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इनिशियली आ जाएगी। देन आप ऐसी 4 से 5 10 प्रोडक्ट्स हंट करके बैठे होंगे और उनमें से 4 से 5 बिकना स्टार्ट हो गई, तो उनका रीस्टॉक भी तो लेके आना है, उसके लिए तो पैसे चाहिए। 100 पीस लेके आने हैं, 200 पीस लेके आने हैं, तो आपका पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे होंगे बेसिकली। तो आपने अगर इस ब्रैकेट के दरमियान इन्वेस्टमेंट करनी है तो देन आपको इसी प्राइस के अंदर काम करना पड़ेगा, जो कि 200 से 500 के दरमियान। तो इस बात को अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास लाख या 1.5 लाख रुपए बैंक में हैं या इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको 200 से 500 के दरमियान वाली प्रोडक्ट को सेल करना है। पॉइंट नंबर 6, अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है, या आप जिस क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट भी इससे ज़्यादा है, तो देन आपने 500 से 1000 रुपये के दरमियान वाली जो सेलिंग वाली प्रोडक्ट हैं आपने उनको टच करना है। 200 से नीचे वाली प्रोडक्ट मैं सेल करना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जस्ट पेनीज़ में होगा, लाइक 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये। तो इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करना कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत। 7वां पॉइंट है, टॉप सेल्स एंड हॉट प्रोडक्ट मस्ट मोर देन 200 रिव्यू। जो आपकी जो टॉप सेल्स प्रोडक्ट होंगी, जैसे हैंड फ्री जब मैंने दराज पे सर्च की तो उसके ऊपर जो टॉप की प्रोडक्ट होगी उसके जो मिनिमम रिव्यूज़ हैं, टॉप के 4% या 1-2% जो टॉप के सेलर्स होंगे उनके मिनिमम रिव्यूज़ 200+ होने चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको वो 200 रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ना आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो रिव्यूज़ हैं कस्टमर्स के, वो क्या है, नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे आपने बेसिकली उन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करके अपने कस्टमर को उस चीज़ का इंश्योर करना है कि ये वाले जो पॉइंट है ना मेरी प्रोडक्ट में नहीं होंगे। जैसे लाइक
किसी ने कह दिया कि इस हैंड फ्री की जो एज है वो 3 माह से ज़्यादा नहीं है, 3 माह से ज़्यादा नहीं चलती, तो आपने कहना है कि ये भाई हाई क्वालिटी है, ये मोर देन 6 मंथ आपकी वर्क करेगी। किसी ने कह दिया कि बहुत जल्दी इसकी जो वॉइस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत जल्दी आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो आपने कह दिया कि भाई इसकी जो वॉइस है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इसी तरह किसी ने कह दिया इसकी वो पिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आपने कहना हाई क्वालिटी पिन हमारी तार का बता देना कि हम हाई क्वालिटी तार यूज़ कर रहे हैं या कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, जो गुड साउंड होगा, आपको सुनने में जो आवाज़ है वो गुड साउंड फील करेगी। तो ये बेसिकली पॉइंट्स आप किसी के नेगेटिव रिव्यू की बेस पे अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते हैं। इसके बाद है कि आपने कोशिश करनी है नो वेरिएशन अक्रॉस द पेज, लाइक आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं उसके ऊपर वेरिएशन ज़्यादा ना हो। नो वेरिएशन है लेकिन ये आगे स्टार भी है, तो इट्स अ येलो लाइट, यानी येलो पॉइंट है ये, इस पे आप काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नहीं होंगे, कोशिश करेंगे तो वो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के क्या मुराद है, लाइक कि अगर आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पे काम करेंगे जिसमें साइज़ और कलर की वेरिएशन है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ शूज़ की। शूज़ में बेसिकली कलर्स भी हैं, ब्लैक, रेड, बेज, ठीक है, और साइज़ भी हैं 8, 9, 10, 11। तो ये बेसिकली आपकी वेरिएशंस हैं, यानी इतनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। 8 के ब्लैक, 8 का रेड, 8 का मरून, 8 का बेज, ये इस तरह से भी आएगा। इसी तरह 9 का ब्लैक, 9 का मरून, 9 का बेज, ये बेसिकली आपकी वेरिएशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर 3 साइज़ और 3 आपके कलर्स हैं तो ये 9 प्रोडक्ट बनती हैं। तो आपके जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो ज़्यादातर स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको भी पता नहीं है आपका कौन सा कलर या कौन सा साइज़ ज़्यादा बिके, तो बाकी जो आपके पास स्टॉक होगा वो डेड इन्वेंटरी एज ए कंसीडर होगा, क्योंकि वो आपको रोटेट तो हो नहीं रहा, तो प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर रहा, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा एक ही प्रोडक्ट के बेचने के अंदर स्टक हो जाएगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं अपने कम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट करना। मोर देन 3 वेरिएशन इन वन प्रोडक्ट। जब आपने सर्च किया हैंड फ्री तो उसके अंदर किसी प्रोडक्ट को आपने खोल लिया कि यार ये प्रोडक्ट की मुझे सोर्सिंग मिल रही थी 120 रुपये और ये बंदा 300 की बेच रहा है। अब वो बंदा उसमें हो सकता है 2.5 mm बेच रहा हो, उसके बाद उसकी लेंथ भी बेच रहा हो डिफरेंट, उसने सी टाइप भी बेचना स्टार्ट कर दी, उसके अंदर 4 आईफोन भी बेचना स्टार्ट कर दी। तो ये 3 वेरिएशंस हैं तो फिर तो ओके। अगर इससे ज़्यादा हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि उनमें से एक वेरिएशन चूज़ करें जो जेनेरिक है, जिसके रिव्यू सबसे ज़्यादा है, उसके ऊपर काम करें। आपने तीनों वेरिएशन ऐड फॉर स्टार्ट नहीं सेल करना स्टार्ट कर देनी। उसके बाद 10वां नंबर है कि आपके जो टॉप कंपीटर होगा ना, एक यानी जब भी आपने हैंड फ्री लिखा या हैंड फ्री फॉर एंड्रॉयड मोबाइल लिखा, तो जो टॉप का कंपेटिटर होगा आपका टॉप सेल, उसके जो डेली के ऑर्डर है ना वो मिनिमम 15 से 25 होने चाहिए। लाइक उसको डेली का जो 15 से 25 ऑर्डर होने चाहिए और टॉप 5 में से जो बाकी 4 होंगे उनके 5 से 15 ऑर्डर होने चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होगा कि जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इतने ऑर्डर जनरेट करें। अगर आप टॉप 40 में भी आ जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 1-2 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मंथली आपके 30 ऑर्डर बन जाएंगे। तो स्टार्ट में आप डीमोटिवेट नहीं होंगे कि आप 2 दिन बाद एक ऑर्डर ड्रॉप करने जा रहे हैं, 3 दिन बाद एक ऑर्डर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो एटलीस्ट ऑर्डर्स की रवानगी होगी जो कि आपको अटैच रखेगी अपने सेलर सेंटर के साथ और अपने बिजनेस के साथ। और 12 नंबर पॉइंट है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड है कि अगर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, सोर्सिंग के मुराद उस प्रोडक्ट की जो ख़रीद है वो आप पाकिस्तान से ख़रीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को, देन उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% होना चाहिए। 20% प्रॉफिट मार्जिन से क्या मुराद है, अगर वो प्रोडक्ट आप 100 रुपये की सेल करें तो 20 रुपये नेट आपकी जेब में बचने चाहिए। सेम एज इट इज़ अगर वो प्रोडक्ट आप चाइना से मंगवा रहे हैं तो उसी 100 रुपये के अगेंस्ट वो 35 रुपये आपकी जेब में बचने चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्योंकि आपको सेलिंग के दौरान हो सकता है कंपटीशन आपके साथ आ जाए तो प्राइस कम करना पड़े, तो रिड्यूस करते करते आपको वो 15% 12%, तो मैं रिकमेंड करता हूँ 10% से नीचे आपने काम नहीं करना, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं लॉस करे होंगे अपने बिजनेस के अंदर। इसके बाद नंबर 14 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है वेट से रेलिवेंट, कि जो आपकी प्रोडक्ट का वेट है वो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो। उसकी रीज़न ये है कि इजी टू पैक होगा, स्मॉल फ्लायर के अंदर आ जाएगा, शिप करने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा और नॉन फ्रेजाइल होगा, तो आप इजीली उसको पिक पैक शिप कर सकते हैं, जगह कम घेरेगा और ये ब्रेकेबल नहीं होगा, तो ये बहुत इजीली आप रोटेट कर सकते हैं वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। इसके बाद आ जाता है नंबर 15, ऐसी प्रोडक्ट पे आपने काम करना है जिसकी इजीली सोर्सिंग अवेलेबल ना हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। अगर वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हुई तो दूसरे सेलर देखा दाखी वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल करना स्टार्ट कर देंगे, जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसमें कंपटीशन आ जाएगा और बहुत जल्दी उसमें से प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे।
इसमें बड़े मगरमच्छ बहुत जल्दी आ जाएंगे, जो इंपोर्टर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। जिसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप खुद भी देख लीजिएगा। क्लॉक की कैटेगरी में, क्लॉक की कैटेगरी में जो मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो 20 रुपये 30 रुपये हैं। क्यों, क्या हुआ, वुडन क्लॉक या कैलीग्राफी क्लॉक जो हैं उसमें मैन्युफैक्चरर्स खुद आ गए हैं और मैन्युफैक्चरर्स 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये पे काम कर रहे हैं। अगेन ये चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि क्योंकि आप प्रोडक्ट स्मॉल चूज़ कर रहे होंगे तो वो इजीली पैकेबल होगी। आप स्मॉल फ्लायर में करेंगे तो आपकी जो पैकिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आएगी। तो ये पैकिंग कॉस्ट भी कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट हो रही होती है, तो ये इफेक्ट कर रही होती है आपके प्रॉफिट को। और लास्ट पॉइंट है गट फीलिंग, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके अगेंस्ट ना आपकी, जब उसके स्टैट्स देखते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको गट फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो कि ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, क्या ये प्रोडक्ट, ये बंदा भी तो बेच रहा है ना, सेम इस प्राइस में बेच रहा है और इतनी देर हो गई बेचते हुए, इसको क्यों नहीं ऑर्डर आए। ठीक है, तो एक गट फीलिंग क्रिएट हो जाती है जब आप उसके ऊपर टाइम लगाते हैं। हमारे एक मेंटोर हैं सनी अली, तो वो कहते हैं कि भाई आपको जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की आपको पीएचडी करनी चाहिए कि आपने इच्ची बिच्ची उसकी देखनी है। सोर्सिंग आप कम से कम कैसे कर सकते हैं, सेलिंग के लिए कैसे कैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है।